भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन पहले नजर आज की उन 5 खबरों पे जिनमें है भारत के लिए शुभ समाचार। शुभ समाचार में आज आपको कुदरत का वो करिश्मा दिखाएंगे जिससे बाबा केदारनाथ का धाम भी अछूता नहीं है। पहाड़ों पर जमकर बर्फ बरसी है और इस बर्फ में केदारनाथ का रंग देखते ही बन रहा है। कुदरत ने कैसे किया है आस्था के इस धाम का श्रृंगार, इसकी आगे बात होगी। बुलेटिन में आपको एक बार फिर उन पहाड़ों की सैर पे लिए चलेंगे जो इस वक्त खूबसूरती के साथ आसमान पे है। पहाड़ बर्फ से लदे हैं, आसमान से बर्फ बरसनी रुक गई है। ऐसे में विंटर गेम्स का रंग लद्दाख से लेकर हिमाचल तक जमा है। इसकी तस्वीरें भी आगे देखेंगे। बात उस अनूठी परंपरा की भी करेंगे जिसके लिए लाहौल स्पीति का गांव मशहूर है। यहाँ बेटियों के होने पर जमकर जश्न मनता है और ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। कैसे इस बार बर्फ के बीच मनाया जा रहा है ये उत्सव, इसकी तस्वीरें भी आगे आपके सामने होंगी। शुभ समाचार में आपको राजस्थान के पाली लिए चलेंगे जहां शिव का अनूठा धाम आकार ले रहा है। ओम के आकार का मंदिर प्रांगण खुद में अनूठा है। यही नहीं, यहाँ शिव के 1008 स्वरूपों को स्थापित किया गया है। क्यों इस मंदिर को भगवान शिव का सबसे अनूठा धाम कहा जा रहा है, आपको दिखाएंगे। बात अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी करेंगे जिसकी फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। नवी बार टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट के फिनाले में अपनी जगह बनाई है। तो क्यों फिर टीम इंडिया के बन रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन बनने के चांस, आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात शिव के उस धाम की जो अद्भुत है, अकल्पनीय है। ये तो आप जानते हैं 22 जनवरी को दुनिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गवाह बनी। लोगों ने रामलला के भव्य मंदिर में उन्हें विराजते हुए देखा। उसके करीब 1 महीने बाद देश को एक और विराट मंदिर मिलने जा रहा है। राजस्थान के पाली में बन रहा ये शिव मंदिर खुद में बेहद खास है। आसमान से देखने पर यह ओम की आकृति का नजर आता है। पूरा मंदिर लाल पत्थरों से बना है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव के 1008 स्वरूपों के दर्शन होंगे। ये मंदिर 19 फरवरी को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इस मंदिर को बनने में 30 बरस का वक्त लगा है। इस मंदिर का वास्तु अद्भुत है। पाली के गांव जाडन में बना ओम आकृति वाला ये शिव मंदिर 4 खंडों में बटा है। एक पूरा फ्लोर जमीन के भीतर है, जबकि जमीन के ऊपर 3 मंजिलें हैं। मंदिर के बीचों बीच स्वामी माधवानंद की समाधि है और उसके चारों ओर सप्त ऋषियों की मूर्तियां हैं। तो अपने आप में ये मंदिर अनोखा है और इसी मंदिर से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बीच में जो तस्वीर है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, इसको आकृति दी गई है और वास्तु भी इसका बहुत शानदार बताया जा रहा है। लंबा वक्त लगा है, 30 सालों के बाद ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। पाली शहर से 20 किलोमीटर दूरी पे जॉर्डन में ये विशाल मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की कई खासियतें हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मंदिर ओम के आकार का है। ओम का निराकार स्वरूप धरती पे पहली बार राजस्थान में साकार हो रहा है। यानी ओम आकृति का ये दुनिया का पहला शिव मंदिर है। ओम आकार में बना ये शिव मंदिर गुलाबी पत्थर से बनाया गया है। आपको आसमान से मंदिर परिसर ओम के आकार का ही दिखाई देगा। जब आप इसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से इसे बड़ी ही शिद्दत से बनाया गया है। 30 साल लगे हैं इस ओम आकार के मंदिर को स्वरूप देने में और अब ये बनकर तैयार है और विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहलाया जा रहा है। भगवान शिव का ऐसा धाम इससे पहले कभी नहीं देखा गया। पूरी दुनिया में ये एक अनूठा और अकेला ओम आकार का मंदिर है। केवल आसमान से ही नहीं, धरती से भी मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मंदिर में प्रवेश से पहले नंदी जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। नंदी की ये प्रतिमा भी बेहद खास है। जिस तरह केदारनाथ में गर्भगृह के सामने नंदी जी बैठे हुए हैं, ठीक उसी तरह इस मंदिर में भी नंदी जी को गर्भगृह के ठीक सामने बैठाया गया है। यहाँ से मंदिर के गर्भगृह की भव्यता को देखा और महसूस किया जा सकता है। राजस्थान के पाली में ये बना मंदिर अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है।
30 साल का वक्त लगा है। ओम के आकार में ये मंदिर बना हुआ है, जिसमें जमीन के नीचे भी एक तल बना है और उसके ऊपर भी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मंदिर के ठीक सामने, जैसा कि शिव की जहां भी शिवलिंग होती है, ये माना जाता है कि नंदी जी उसके सामने ही होते हैं और वही रूप इस मंदिर में भी देने की कोशिश की गई है। पाली में बन रहा ये शिव मंदिर अपनी भव्यता के लिए आने वाले वक्त में जगह बनाने जा रहा है। इस मंदिर में जैसे जैसे प्रवेश करेंगे, मंदिर की भव्यता आंखों में समाती चली जाएगी। मंदिर की ऐतिहासिक नक्काशी इस मंदिर की दूसरी खासियत मानी जा रही है। मंदिर जितना विशाल है, उतनी ही इसकी नक्काशी सजीव है। मंदिर नागर शैली में बना है और यहाँ की हर दीवार भगवान के स्वरूपों और भारतीय संस्कृति की गवाह नजर आ रही है। गर्भगृह में शिव जी की 108 मूर्तियां रखी गई हैं और ऐसा धाम, भगवान शिव का ऐसा धाम कहीं देखे ना दिखे, ऐसा कहा जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप ये मंदिर, गर्भगृह में भगवान की 108 मूर्तियां और कहा जा रहा है कि भगवान शिव का ऐसा धाम देखा नहीं जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन एक जगह होंगे। पाली के ऐसे मंदिर का नजारा आपके सामने। मंदिर में आकर्षण का केंद्र भगवान शिव की प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर में करीब 1008 अलग अलग शिव जी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, तो वहीं गर्भगृह में भगवान शिव की 108 मूर्तियां हैं, जिनकी भव्यता ने गर्भगृह का दृश्य ही बदल दिया है। गर्भगृह की चारों दीवार पर शिव प्रतिमा के भव्य स्वरूप की छटा निराली है। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, यानी कि सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप इसमें शामिल हैं। इन सभी के एक साथ का ये शिवलिंग बेहद अद्भुत है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पाली में इस मंदिर ने स्वरूप लिया है, जहां पर एक तो मंदिर का आकार ओम का है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। दूर दूर से लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब वो इस मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे। गर्भगृह में कहा जा रहा है कि शिव की 108 मूर्तियां हैं। ऐसा शिव का धाम किसी ने कभी देखा नहीं होगा। ये ओम शब्द किसी किताब पर नहीं लिखा गया है, बल्कि इसी ओम शब्द से एक पूरा भव्य मंदिर बना दिया गया है। जगह है राजस्थान का पाली, जहां इस मंदिर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें ये ओम शब्द उभर आया। ये मंदिर करीब 30 वर्षों की मेहनत है। इसे बनाने का काम जनवरी 1995 में शुरू हुआ था। अब इसका लोकार्पण समारोह इसी महीने 19 फरवरी को होगा, जिसमें पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत दूसरे आयोजन भी किए जाएंगे। ओम आश्रम इसका नाम रखा है कि ओम आश्रम के सारे विश्व के अंदर में ये एक ऐसा ही होगा जो आप अपने यहाँ से ये ओम के आश्रम में आ जाएगा। इस भव्य ओम मंदिर का क्षेत्रफल 185 मीटर है। इसकी ऊंचाई 38 मीटर है।
इसे गुलाबी पत्थर से तैयार किया गया है। इसमें वास्तुकला का भी खास ख्याल रखा गया है। इस ओम आश्रम में भगवान शिव की 1008 अलग अलग मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर परिसर में कुल 108 कमरे हैं। इसका शिखर 135 फीट ऊंचा है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में 60 देशों से मेहमान पहुंचेंगे। इस ओम आश्रम की स्थापना विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने 23 जनवरी 1995 में की थी। तब से लेकर अब तक 29 वर्ष हो चुके हैं और उस ओम इमारत में 4 खंड है। एक इमारत भूगर्भ में पूरी की मंदिर गुफा के रूप में है, जो साधकों के लिए साधना हेतु है। 3 इमारत आपको बाहर दिखाई देती हैं, जिस सभी पूरे ओम के अंदर में 108 कक्ष है। मध्य भाग में हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री श्री 1008 स्वामी माधवानंद पुरी जी महाराज की समाधि सप्त ऋषियों से अलंकृत है। भगवान शंकराचार्य की समाधि भी वहां स्थित है। जाहिर है यह ओम मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में अहम है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी और मजबूत करेगा। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंदिरों के इस अद्भुत दृश्य को देखकर कहा जा सकता है कि ये वक्त सनातन धर्म का स्वर्ण काल है। 1 महीने के भीतर देश से लेकर दुनिया तक हिंदू मंदिरों की स्थापना हो रही है। 22 जनवरी को अलौकिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब ओम शब्द से उभरा हुआ शिव मंदिर दुनिया को मिलने वाला है। इसे बनाने का काम जनवरी 1995 में शुरू हुआ था। अब इसका लोकार्पण समारोह इसी महीने 19 फरवरी को होना है। वहीं इन 2 भव्य मंदिरों के अलावा इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में प्राचीन हिंदू शैली में बड़ा मंदिर बनकर तैयार है। इस मंदिर की भव्यता भी उसी तरह है जैसे अयोध्या का राम मंदिर और पाली का शिव मंदिर। अबू धाबी की धरती पर बने भव्य मंदिर का उद्घाटन इसी महीने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और अब आपको केदारनाथ की बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। केदार घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जहां तक नजर जा रही है केवल बर्फ नजर आ रही है। पूरी केदार घाटी बर्फ से ढकी है। मतलब केदारनाथ मंदिर की छत से लेके प्रांगण तक बर्फ का ही राज है। इतनी बर्फ गिरी कि उसमें पैदल मार्ग तक गायब हो गया। वहां मंदिर के पास बनी धर्मशालाएं और पुजारियों के मकानों की छतों पे सफेदी छाई हुई है। केदारनाथ ही नहीं, चारों धाम बर्फ से लथपथ हैं। यानी कहा जा सकता है कि केदारनाथ का बर्फमय श्रृंगार हो रहा है। वहां 4 फीट तक बर्फ जमी है। केदारनाथ धाम को देख ऐसा लग रहा है मानो महादेव बर्फ के बीच ध्यान में लीन हो। मंदिर परिसर में चारों ओर बर्फ ही बर्फ, प्रांगण में बर्फ, छत पे बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। यहाँ तक कि पैदल चलने का रास्ता भी बर्फ से ढका हुआ है। और ये सब कुछ देखकर मानो प्रतीत होता हो कि भगवान शिव खुद यहाँ पर अपनी भक्ति में लीन है। कुदरत ने एक बार फिर विश्वविख्यात केदारनाथ धाम को सफेद चादर ओढ़ा दी है। केदार नगरी में 4 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। पूरा मंदिर परिसर सफेद हो चुका है। ना ही नहीं, मंदिर के आगे स्थापित नंदी महाराज की प्रतिमा पूरी तरह बर्फ से ढक गई है। मतलब केदारनाथ मंदिर की छत से लेकर प्रांगण तक बर्फ का राज है। इतनी बर्फ गिरी कि उसमें पैदल मार्ग तक गायब हो गया। मंदिर के पास बनी धर्मशालाएं और पुजारियों के मकानों की छत पर भी सफेदी छाई हुई है। 3 दिनों की बर्फबारी के बाद जब धूप खिली तो केदारनाथ धाम के पहाड़ चांदी की तरह चमकने लगे। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भव्य दिव्य मंदिरों की खूबसूरत तस्वीर के बाद अब आपको पहाड़ों से आई खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी से माहौल खुशनुमा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ है। चारों ओर बर्फ का साम्राज्य है और पर्यटक अपनी तस्वीरें वहां पर ले रहे हैं।
पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की बहार है। बर्फ से ढके पहाड़ पर घुमावदार सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। पेड़ों पर सफेदी की चमक साफ नजर आ रही है। बर्फबारी से पटी सड़कों पर सैलानी गाड़ियों से सुहाना सफर कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में चारों धाम श्वेत श्रृंगार से दमक रहे हैं। कहा जा सकता है कि कश्मीर से लेकर उत्तराखंड की वादियों तक बर्फ के फाहे ने मौसम की रंगत को बदल दिया है। ये 7 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पहाड़ों की खूबसूरती को बखूबी बयां करती हैं। कुदरत अपना आशीष लुटाती है और तब जाके ऐसे सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पे कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, तभी तो वहां के पहाड़ों की रंगत निखर आई है। मौसम के इस बदले हुए मिजाज के बाद अब इन पहाड़ों को सैलानियों की भीड़ बढ़ने का इंतजार है। ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर पेड़ पौधे तक सब कुदरत के करिश्मे से ढके हुए हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के डलहौजी का कुछ ऐसा ही खूबसूरत नजारा है। आलम यह है कि होटल में सैलानियों की बालकनी तक में बर्फ दस्तक दे चुकी है। अब जरा इस होटल को देखिए, यहाँ सजावट के लिए लगाए गए गुलदस्तों पर बर्फ उगाई है। इसी तरह सजावट के लिए बनाया गया फव्वारा भी सफेद हो चुका है। बढ़िया स्नोफॉल डलहौजी में तकरीबन 7 इंच के करीब और उसके आसपास डैंगकुंड लक्करबंदी में 1.5 फुट के करीब हुई है। तो टूरिस्टों का डेफिनेटली आना जो है अब सुनिश्चित है, बिकॉज डलहौजी वैसे भी वेरी वेल कनेक्टेड है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, अमृतसर एयरपोर्ट का है, जम्मू एयरपोर्ट का सवाल है, तो डलहौजी की कनेक्टिविटी और रोड जो है बिल्कुल खुले हैं और हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं टूरिस्ट को, ताकि वो भी आएँ और स्नो का लुत्फ उठाएं और डलहौजी की वादियों को निहारें। डलहौजी की जो ग्रीन और ये वाइट कॉम्बिनेशन है, ये पूरे इंडिया में बहुत कम है। बर्फबारी के बाद पेड़ों और पत्थरों पर एक नया डिजाइन बन गया है और तो और सड़क पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की सफेद मोटी परत चढ़ गई है, जिसने इस हिल स्टेशन की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं उत्तराखंड का बागेश्वर भी बर्फोत्सव से सरबूर है। वहां जरा जरा सी दूरी पर पर्यटक बर्फ में मौज मस्ती करते दिख जाएंगे। इसी तरह रोहतांग में अटल टनल के पास भी सफेदी बिछी हुई है। वहां कई फीट तक गिर चुकी बर्फ ने सब कुछ ढक दिया है। वहां हालात ये है कि किधर सड़क है और कहां जमीन, अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि वहां बर्फ को हटाने वाली मशीनें काम पर लगी हुई हैं, जो सड़क पर गिरी बर्फ को तेजी से काटते हुए किनारों की तरफ फेंक देती है। प्रशासन की कोशिश है कि बर्फबारी से बंद किसी भी सड़क को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, ताकि पर्यटकों की मौज मस्ती यूं ही चलती रहे। चंबा से विशाल आनंद, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे। देश में कई जगह ऐसी है जहां पर बेटियों के पैदा होने को लेकर समाज में अलग नजरिया रखा जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक ऐसा गांव है जहां लोग बच्चियों के पैदा होने पर जश्न मनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बेटों को लेकर उत्सव मनाया जाता है। बेटियों के जन्म पर बड़ा आयोजन होता है, देखिए। बर्फबारी के बीच ये खूबसूरत डांस, एक साथ झूमते गांव के लोग, यहां ना तो कोई शादी हो रही है, ना ही किसी की एनिवर्सरी है, लेकिन फिर भी इस खुशी की वजह कुछ खास है। ये जगह है हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, जहां के प्यूकर गांव के ये बाशिंदे लैंगिक समानता और कन्या भ्रूण हत्या को लेकर जागरूकता अभियान की मिसाल कायम कर रहे हैं। दरअसल ये मौका है पिछले 1 साल में गांव में पैदा हुई बेटियों के जन्मोत्सव का। इसके लिए ये लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए गोची उत्सव मनाते हैं। गाहर घाटी के दूसरे गांवों में भी गोची उत्सव मनाए जाने की परंपरा है, लेकिन उन गांवों में बेटे के जन्म होने पर यह उत्सव मनाया जाता है, जबकि प्यूकर ही एक ऐसा इकलौता गांव है जहां बेटियों के जन्म पर भी गोची उत्सव मनाया जाता है।
इस बार ये उत्सव गांव में 2 बेटियों के जन्म पर मनाया गया। इस खास मौके पर ग्रामीणों ने अपने आराध्य देवी देवताओं के सामने सत्तू के आटे का शिवलिंग बनाया और विशेष पूजा की। जबकि शाम को तीर कमान का खेल खेला गया। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन जब से मोबाइल का जमाना आया है, तब से इसका सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया में प्रचार होने लगा। तकनीक के जरिए ऐसी पहल वाकई काबिले तारीफ है। मनमिंदर अरोड़ा, लाहौल स्पीति, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली के खुशनुमा मौसम में। करीब 1 महीने बाद दिल्ली की सुबह खुले आसमान के साथ हुई। सुबह से न कोहरे का पहरा देखा और न ही शीतलहर। गुलाबी सर्दी से दिल्ली वाले भी खुश नजर आए। मौसम विभाग का कहना है कि अब ठिठुरन भरे दिन बीत चुके हैं। सुहाना मौसम दस्तक दे रहा है। 3 से 4 दिन की बारिश के बाद दिल्ली में आसमान साफ है, धूप भी खिल रही है। अच्छी खबर यह है कि अब मैदानी इलाकों को कोहरे से राहत मिलनी शुरू हो गई है। सुबह की शुरुआत उगते सूरज से हो रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। बारिश के बाद अब मौसम थोड़ा खिला खिला है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और क्या फिर बारिश होने वाली, हम समझेंगे मौसम वैज्ञानिक कुलदीप सर से। सर, मुझे लगता है लंबे इंतजार के बाद बारिश आई है और जिसका लोग इंतजार कर रहे थे कि धूप दिखने लगी है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जनवरी में कोई हमारे पास पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं था, तो इससे बारिश नहीं हुई थी। फरवरी के शुरुआत में ही हमारे पास 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे, जिनके चलते आप देखेंगे कि अच्छी बारिश हमारे पास हुई है। और जो फरवरी का कोटा है वो 2 ही बारिश में हमारे पास पूरा हो चुका है। और उसके बाद चूंकि दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रभाव खत्म हो चुका है और दोनों से एसोसिएटेड जो क्लाउड है, रेनफॉल एक्टिविटी खत्म हो गई है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी ड्राई कंडीशन चल रही है। जो कपकपाती ठंड है वो भी हमारे पास निश्चित तौर पे कम रहेगी। दिन में हवा के चलते थोड़ी सी आपको ठंड की फीलिंग हो सकती है, लेकिन चूंकि आसमान साफ रहेगा तो आपको बेहतर महसूस होता रहेगा। हैंडीक्राफ्ट चीजों के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर की शुरुआत हुई है। ये एक्सपो 10 फरवरी यानी शनिवार तक चलेगा। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं। ये खूबसूरत पॉट, ये दिल जीतने वाले लैंप और लाइट्स, वैलेंटाइन वीक के बीच ये प्यार भरे तोहफे, ये सब सजा है यूपी के ग्रेटर नोएडा में, जहां के एक्सपो मार्ट में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स गिफ्ट्स एंड फेयर की शुरुआत हुई है। यहाँ करीब 3000 भारतीय कारोबारियों ने अपने ऐसे ही सैकड़ों प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई है। इस एक्सपो में अमेरिका, स्पेन और फ्रांस समेत 100 देशों के करीब 5000 से ज्यादा खरीदारों के पहुंचने की उम्मीद है। ये बेहद खास फेयर होता है क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां पर इंडियन बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित कर सके और इसे देखने के लिए कई बाहर के देशों के जो बायर्स हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। इस एक्सपो में कई ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जिन्हें देखकर आप सीधे उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वो अनोखे हैं और खूबसूरत हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट अब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ अब खर्च करने की क्षमता भी बढ़ गई है। लिहाजा कई कारोबारी जो पहले सिर्फ विदेशों के लिए अपनी चीजें बनाते थे, वो अब भारत में भी अपना सामान बेच रहे हैं। पहले तो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट ही हुआ करती थी और हम लोग अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से इसकी इंडिया में काफ़ी डिमांड रेज हो रही है, क्योंकि जो इंडियन लोग हैं उनको सब बाहर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप ये प्लेट्स देख रहे हैं, इन प्लेट्स को हम जो है एज ए वॉल आर्ट भी यूज़ करते हैं और इसको हम एज ए प्लेट भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपना इसको सर्ववेयर में भी यूज़ होता है कि इसके अंदर हम कुछ सर्व भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इस टाइप के ये प्लेट्स हैं, ये सारे हमारे पॉट्स हैं, प्लांटर्स हैं, जो हमारे आउटडोर
गार्डन के लिए यूज होते हैं। मेक इन इंडिया वाला ये लाइन देखेंगे, ये उस तरह का तो नहीं, हमने अपने टेस्ट में बनाया है। अभी देखेंगे ये सब नट्स लगे हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये नेल्स ये लगे हैं यहाँ पे, ये पूंछ में इसकी स्प्रिंग लगा है ये, और ये वुड के ऊपर हमने इसको बनाया है। वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है, लिहाजा इसका रंग भी यहाँ देखने को मिल रहा है। भारतीय कारोबारियों के मुताबिक पिछले करीब 1 दशक में इसको लेकर क्रेज काफी बढ़ा है। वैलेंटाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले 5 से 10 साल में बाहर आया है। जो आज की यंग जनरेशन है उसके लिए ये एक दूसरे को गिफ्ट देना, विश करना, अपने वैलेंटाइन से बात करना, ये अब जो आया है एक हमारे लिए नया त्योहार है, जिसके लिए हम पिछले काफी टाइम से नए से नए प्रोडक्ट इंडस्ट्री को दे रहे हैं। मौजूदा दौर में लोगों को हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर करने की आदत पड़ गई है। इस वजह से भी तोहफों का ये बाजार एक बड़ा आकार ले चुका है। डिजिटल युग में जब सारी चीजें बदल गई है, सोशल मीडिया के युग में अब सब चीजें हम ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं और आइटम खरीदने की प्रथा भी बदल गई है। अब ग्रीटिंग कार्ड का चलन वैसा रहा नहीं, सो ऑनलाइन से ही अपन ने और व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्रचलित कर लिया है। जाहिर है तोहफों का ये मेला बेहद खास है। इसमें आम लोग भी आ सकते हैं, हालांकि वो इन तोहफों को नहीं खरीद सकते क्योंकि ये मेला खास तौर पर विक्रेताओं और कारोबारियों के लिए है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाते हैं उस महिला से जिसने राम नाम के मोतियों से राम लला के लिए माला तैयार की है। लखनऊ की रहने वाली इस महिला ने लोगों से दान में मोती देने की अपील की थी और दान में मिले मोतियों से राम नाम लिखी सुंदर मालाएं तैयार की हैं, जिन्हें वो अयोध्या में नए मंदिर में विराजे रामलला को भेंट करने जाने वाली है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। उनके दर्शन के लिए रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, राम भक्त पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे राम भक्त हैं जो अपनी बारी की या दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने भी तैयारी की है। कई भक्तों ने बहुत सारे संकल्प किए थे, लेकिन लखनऊ की शिवानी जायसवाल ने ये संकल्प किया था कि वो 3 लाख से ज्यादा मोती जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं उनकी माला बना करके पहनाएंगी, चढ़ाएंगी रामलला को। हम देख रहे हैं कि जो मोती हमने अलग अलग देखे थे, अब माला उनकी तैयार हो। जी बिल्कुल, मेरा संकल्प बहुत खूबसूरती से पूरा हुआ है। मेरी जो प्रेरणा थी, मैंने जो सोचा था शायद उससे भी ज्यादा खूबसूरत तैयार हुई है। मैंने सोचा भी नहीं था कि प्रभु की माला इतनी ज्यादा खूबसूरत बनेगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। इन मोतियों की एक खास बात यह भी है कि इन पर शिवानी ने इनको अलग अलग लोगों से लिया है, यानी मोती दान, जिसको बहुत ज्यादा पुण्य पावन माना भी जाता है, वो किया है लोगों ने। लेकिन सब पर राम का नाम या सीताराम लिखा हुआ है। तो अब ये माला आप कब अर्पित करने जा रही हैं रामलला? मैं 8 फरवरी को माला अयोध्या लेके जा रही हूँ। लखनऊ विकास नगर से ये माला चलेगी और बेसिकली लखनऊ नहीं, मैं तो लखनपुर बोलूंगी। लखनपुर से प्रभु श्री लक्ष्मण जी की प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो सबसे चहेते भाई थे, मैं उनका प्यार, लक्ष्मण जी का प्यार बेसिकली राम जी के लिए लेके जा रही हूँ। दोनों भाइयों का मिलाप करवा रही हूँ इस माला के थ्रू। तो ये 3 लाख मोतियों की माला है, अलग अलग इनको तैयार किया गया है, लेकिन एक सूत्र में पिरोया गया है। अलग अलग तरह के मोती इसमें हैं और बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही ज्यादा इसमें ध्यान देकर के इसको तैयार किया गया है। कहते हैं प्रभु श्री राम अपने कार्य के लिए खुद लोगों को चुनते हैं और अपनी माला के लिए शायद उन्होंने जो शिवानी को चुना है, उनके जरिए से बहुत सारे भक्तों ने, राम भक्तों ने जो पहुंच नहीं पा रहे हैं अयोध्या, ऐसे मोती दान किए हैं जिनसे ये माला तैयार हो रही है। और अब आपको बताते हैं 10 साल की स्कूबा डाइवर के बारे में जिसकी जिद है समुद्र को साफ करना। चेन्नई की रहने वाली थारागई अराधना हर दिन अपने पिता के साथ समुद्र में स्कूबा डाइविंग के लिए जाती है, लेकिन ये थारागई का शौक नहीं बल्कि जुनून है।
थारगई समुद्र में गोता लगाकर गहराई से प्लास्टिक निकाल कर लाती है। मछुआरे थारगई को थारा के नाम से पुकारते हैं क्योंकि थारगई अभी तक समुद्र में गोता लगाकर लाखों टन कचरा निकाल चुकी है। कहा जाता है कि थारगई पिछले 5 सालों से ये काम कर रही हैं। अपने जुनून के माध्यम से ये समुद्र की सफाई का काम लगातार कर रही हैं। 5 सालों से लगातार थारगई समुद्र में से प्लास्टिक निकालती हैं। समुद्र को साफ करने की जिम्मेदारी जैसे इन्होंने खुद ही अपने कंधों पे ले रखी है। इतनी छोटी सी उम्र में ये बड़ा जज्बा और ये बड़ा काम। थारगई को मछुआरे भी वहां के सलाम करते हैं। उनकी मदद से लगातार समुद्र की सफाई होती रहती है। चलिए अब आपको अमेरिका से आई रेस्क्यू की तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में बाढ़ आई तो एक डॉग इस बाढ़ का शिकार हो गया। पानी के बहाव के साथ डॉग भी आगे बहता जा रहा था। बाढ़ के बीच अपने डॉग को बचाने के लिए एक शख्स ने उसे बचाने की कोशिश की तो पानी के बहाव के साथ वो शख्स भी बहता चला गया। इस दौरान बाढ़ में डूबते शख्स को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचा और उस शख्स की जान बचाई गई। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स की ये तस्वीरें जहां एक डॉग को बचाने के लिए एक शख्स पानी में जाता है और वो भी पानी के तेज बहाव की वजह से बहने लग जाता है। हेलीकॉप्टर उसके बाद उसकी मदद के लिए पहुंचता है और इस तरीके से उसका रेस्क्यू किया जाता है। तो देखिए उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त एयरलिफ्ट करके इस शख्स को बचाया गया है। पानी के तेज बहाव में ये शख्स बहता जा रहा था और उसी बीच इस हेलीकॉप्टर ने आके इस शख्स की जान को बचा लिया। अमेरिका से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक डॉगी को बचाने के लिए ये शख्स इस पानी में कूदा लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण बहाव के साथ बहता चला गया। गनीमत रही कि उस वक्त इसको रेस्क्यू कर लिया गया। एयरलिफ्ट के दौरान की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आशा करते हैं शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत भी शुभ रही होगी। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी खबरों के साथ, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।